Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to the same platform Begin Then. फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं आज के दिन। जैसे कि एग्जैक्टली हम सबको आइडिया है कि चैनल पर जो वीडियो अपलोड हुई थी लास्ट टाइम वो क्या थी, मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। उसका हमने लास्ट टाइम केस नंबर 1 डिस्कस किया था। पहले केस में हमने डिस्कस किया था कि जब दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग कर रही थी, लेकिन यहां पर हम केस नंबर 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होगी और दूसरी बॉडी वर्टिकली हैंग कर रही होगी तो क्या होगा। इस दौरान एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। राइट गाइस, वेलकम अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2। मैंने यहाँ लिख दिया केस नंबर 2। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ डायग्राम पर भी बहुत क्लियर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा आपको कि केस नंबर 2 जो होता है उसमें हम दो बॉडीज़ ले रहे होते हैं, जहाँ पर एक बॉडी आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होगी और दूसरी बॉडी वर्टिकली हैंग कर रही होंगी। ये दोनों बॉडीज़ स्ट्रिंग के दोनों यानी रस्सी के दोनों एंड पॉइंट के साथ अटैच्ड हैं और इस फ्रिक्शनलेस पुली से पास हो रही हैं। ये सारी बातें मैं आपको लिखवाऊंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी बन सकें, ताकि आप फाइनल एग्जाम यानी बोर्ड के एग्जाम में जब बैठो तो केस नंबर 2 आने पर आप लोग खुश हो जाओ कि यार ज़बरदस्त हो गया, मज़ा आ गया। सर असद ने हमें पहले से ये डेरिवेशन इतने अच्छे अंदाज में करवा दिए कि अब परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन इटसेल्फ जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला और फिर मुश्किल हो जाएगी एग्जाम में सही वे में अटैम्प्ट करने पर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन को, दैट इज केस नंबर 2। अब सबसे पहले मैं इस चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूं कि एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा। वहां पर आपको एक्सेलरेशन और टेंशन के फॉर्मूलाज ड्राइव करने होते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है पास्ट ईयर्स के अंदर कि किसी एक चीज़ की डेरिवेशन आती है, लेकिन वाज़े तौर पे इस बात को क्लियर कर दिया जाता है कि यहाँ पर दोनों बॉडीज़ वर्टिकली हैंग हो रही है या फिर दोनों में से एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और दूसरी वर्टिकली हैंग कर रही है। तो केस नंबर 1 क्या था, दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग करती हैं। केस नंबर 2 एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और दूसरी बॉडी वर्टिकली हैंग करती है। चलिए सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन यानी जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा इसका ऑब्जेक्टिव यानी इसकी जो हेडिंग होगी वो किस अंदाज में होगी, कैसे लिखा हुआ आ सकता है, वो मैं लिखवा देता हूं कि होगा क्या। केस नंबर 2 इस तरह से होता है कि व्हेन वन बॉडी, ठीक है, जब आपके पास एक बॉडी मूव कर रही हो वर्टिकली, मूव्स वर्टिकली एंड द अदर मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पर हमें ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखना चाहिए, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो चलिए मैं क्या करता हूं, सिंपल इस बॉडी को बॉडी ए का नाम दे रहा हूं और इसे मैं नाम दे रहा हूं बॉडी बी का। अब अगर याद हो आपको केस नंबर 1 में जब हमने बॉडी ए जिसे कंसीडर किया था उसका मास ग्रेटर था, लेकिन यहां पर उल्टा चक्कर होता है, बॉडी बी का मास हमें ग्रेटर रखना होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हम बॉडी ए को मास दे रहे हैं m1 का और बॉडी बी को मास दे रहे हैं m2 का। ठीक है, सिंपल। और अब याद रखो कि बॉडी m1 जो है वो लेस है, वो कम है किसके मुकाबले में, बॉडी b जिसका मास m2 है उसके मुकाबले में। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि यहां पर m2 ग्रेटर होता है m1 के मुकाबले में। ठीक है, ये बात अगर आपको याद होगी तो आपको डेरिवेशन करना बहुत ही फिर आसानी से डेरिवेशन हो जाएगी, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। एक आध चीज़ें और हैं जो थोड़ी सी परेशान कर रही होती हैं जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर किसी बॉडी की बात करते हैं, तो वहाँ पर फोर्सेस किस तरह से रिएक्ट करती हैं उस पर मैं समझाऊंगा। लेकिन चलिए अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा डेरिवेशन की। तो मैंने सिंपली यहाँ पर हेडिंग डाल दी है डेरिवेशन। हम शुरू करने लगे हैं हमेशा से जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। अजम्पशन क्या है हमारी, कंसिडर 2 बॉडीज। ठीक है, मैंने 2 बॉडीज कंसिडर की और ये दोनों की दोनों बॉडीज जो मैंने कंसिडर की उनको क्या नाम दिया हुआ है, ऑफ ए एंड बी।
ठीक है, जो दोनों बॉडीज मैंने कंसिडर की है, एक है बॉडी ए और दूसरी है बॉडी बी, हैविंग मासेस, हैविंग अनइक्वल मासेस। ठीक है, दोनों के मासेस एक जैसे नहीं है, अलग अलग मासेस, यानी एक ग्रेटर है और दूसरा लेस है। हैविंग अनइक्वल मासेस m1 एंड m2। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यहां मैंने वाज़ेह तौर पे बता दिया आपको कि m1 लेस होगा, बॉडी ए का मास कम होगा, बॉडी बी का मास जो कि m2 है वो ग्रेटर है, तभी ये बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर टिक पा रही है, वरना ये बॉडी उसे अपने साथ नीचे ले आती और फिर शायद हम इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो अच्छा भाई, उसके बाद जो हमने m1 और m2 लिया, अब इन दोनों बॉडीज को मैंने क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है इस स्ट्रिंग के एंड पॉइंट से। तो लिख लेते हैं आर अटैच्ड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों मासेस m1 और m2 को क्या किया, अब इस स्ट्रिंग के दोनों एंड पॉइंट के साथ, रस्सी के सिरों के साथ आपने क्या कर लिया, कनेक्ट कर दिया, अटैच्ड कर लिया। ठीक है, और उसके बाद अब क्या हो रहा है कि इस स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हो, पास करवा रहे हो इस पुली के साथ। तो आप लिख दो यहां पर विच इज पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, ये बात लिखना, ये चीजें लिखना जरूरी है। ठीक है, विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इस रस्सी को हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को क्या किया, इस पुली से सिंपली पास करवा दिया। अब यहां पर क्या मैंने ये शो किया कि बॉडी ए को हम वर्टिकली हैंग करवा रहे हैं और बॉडी बी को मैंने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है? नहीं। तो इसे भी लिख लेते हैं कि हमारे पास जो बॉडी ए है वो वर्टिकली हैंग कर रही है, सच दैट the body A hangs vertically। ठीक हो गया, बॉडी A जो है वो वर्टिकली हैंग कर रही है, एंड while, थोड़ा सा चेंज करते हैं, while the body B जो है यहां हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद है, लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिख लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि उन्होंने हमें दिया था कि भाई हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, किसी किस्म की रुकावट ना हो वहां पर। तो आप ये लिख लो कि ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब डेरिवेशन शुरू होने जा रही है, एक एक करके हम दोनों बॉडीज की बात करेंगे और उन दोनों बॉडीज पर लगने वाली फोर्सेस इन व्हाट डायरेक्शंस लग रही हैं उनको लेकर हम स्टडी करेंगे, देन फिर डेरिवेशन कंटिन्यू हो जाएगी। चलिए मैं पहले हेडिंग डाल रहा हूं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ए। ठीक है, सिंपली हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं बॉडी ए पर और इन व्हाट डायरेक्शन। ठीक है, इसे थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं कि हम इस वक्त बॉडी ए पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और किस किस डायरेक्शन से लग रही हैं। चलिए यहां पर, जैसे कि मैंने आपको केस नंबर 1 में काफ़ी डिटेल में ये बात समझाई थी कि हमें पता है जब बॉडीज वर्टिकली हैंग कर रही होती हैं तो इस मास पर ग्रेविटी फ्रॉम द सरफेस इसे अपनी तरफ खींचने के लिए लग रही होती है और उस मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट की वजह से बॉडी का वेट आ जाता है। तो मैं लिख लेता हूं कि यहां पर हमारे पास, जैसे कि हम जानते हैं, मास इस m1 पर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी और इस मास और ग्रेविटी के प्रोडक्ट की वजह से हमारे पास आ जाएगा बॉडी का
वेट यानी m1 का वेट जिसे हम w1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस वेट की डायरेक्शन कहां पर होती है, डायरेक्टली डाउनवर्ड, तो हम यहां पर डायरेक्शन दिखा देंगे कि इस w1 की जो डायरेक्शन होगी, इस वेट की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब सवाल पैदा होता है कि इस वेट 1 को बैलेंस कौन करने वाला है। इस वेट 1 को बैलेंस करने वाली है एक ऐसी फोर्स जिसे हम नाम देते हैं टेंशन का, जिसे हम नाम देते हैं टेंशन का। टेंशन को अलग से इसलिए इन्होंने लिखा क्योंकि ये वाहिद एक ऐसा केस है जहां पर हम स्ट्रिंग यानी रस्सी का यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ फोर्स है जो किसी रस्सी में ही प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने आपको इन शॉर्ट आसान अल्फाजों में समझाया था कि रस्सी का जो बर्दाश्त होता है कि कोई भी रस्सी कितना मास बर्दाश्त कर सकती है अपने साथ, वो है टेंशन, उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहां पर ये बॉडी इस रस्सी के साथ अटैच्ड है, यानी बॉडी ए जो रस्सी के साथ अटैच्ड है, ये रस्सी नहीं टूट रही या इससे मास नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रस्सी इस बॉडी के वेट को बर्दाश्त कर पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस वेट को बैलेंस जो फोर्स करेगी वो क्या होगी, वो होगी टेंशन। तो टेंशन इज द फॉर्म ऑफ फोर्स। अगर जो ऐसे देखने वाले हैं जो डायरेक्टली इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं, उन्होंने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी तौर पर वो मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग केस 1 लाजमी सर्च करें या फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट पर जाएं और केस 1 पहले देखें जहां पर मैंने डिटेल में टेंशन को समझाया था। ठीक है, ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरा इन शॉर्ट को हो गया होगा क्योंकि यहां पर भी मैंने काफी हद तक डिस्कस कर लिया है कि टेंशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ फोर्स है जो किसी रस्सी में मौजूद अटैच्ड बॉडी में प्रोड्यूस होती है और ये टेंशन हमेशा से इस बॉडी के वेट के अगेंस्ट एक्ट करती है, इस बॉडी के वेट के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है जो इस बॉडी के वेट को बैलेंस कर रही है। तो यहां पर आपके पास टेंशन यहां होगी और इस टेंशन की डायरेक्शन कहां होगी, इस बॉडी के ऑपोजिट है। तो इसका मतलब इस टेंशन रस्सी का वो बर्दाश्त होगा जो रस्सी ना चाहते हुए भी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई टेंशन हमेशा से वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन पर एक्ट करता है। राइट, ठीक है जी। चलिए अब हम यहां लिख लेते हैं कि हमने दो फोर्सेस की बात की। टोटल हमारे पास बॉडी ए पर लगने वाली फोर्सेस कितनी हैं, दो फोर्सेस हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं देयर आर टू फोर्सेस, देयर आर टू फोर्सेस विच आर एस गिवन एज। वो नहीं लिख रहा क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं, हमने डेरिवेशन कंप्लीट करनी है। देयर आर टू फोर्सेस जो कि बॉडी ए पर लग रही हैं। नंबर 1 वेट, एक है बॉडी ए पर जो W1 वेट है, वेट दैट इज W1 इज इक्वल टू m1g एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरी फोर्स क्या है, इस बॉडी के वेट को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन जो रस्सी में प्रोड्यूस होता है, दैट इज टेंशन। और टेंशन को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आप लिख दो और साथ साथ बता दो एक्टिंग अपवर्ड। ठीक है, तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। चलिए अब हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा है, बॉडी का वेट ज्यादा है या टेंशन ज्यादा है। व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको ये रस्सी में झोल नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, एकदम खिंची हुई रस्सी है। तो इसका मतलब बॉडी का वेट ज्यादा है इस टेंशन के मुकाबले में। तो हम लिख लेते हैं कि भाई बॉडी का वेट W1, बॉडी ए पर जो वेट 1 है वो ग्रेटर है इस टेंशन के मुकाबले में। तो हमने लिख दिया W1 इज ग्रेटर देन टू टेंशन। और हमेशा से हम ग्रेटर फोर्स में से माइनस करते हैं। ये टेंशन इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास सॉल्व करने पे रिजल्ट प्लस में आए, नेगेटिव में ना आए। ठीक है, तो अब क्योंकि वेट भी फोर्स है, टेंशन भी एक फॉर्म ऑफ फोर्स है, तो इन दोनों के नतीजे में जो इनका डिफरेंस होगा, यानी वेट कितना ग्रेटर है टेंशन से, कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो वो हम लिख लेंगे यहां पर कि नेट फोर्स आएगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है F, यानी हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बॉडी A है जिसका मास m1 है तो मैं F1 लिख रहा हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसे मैं m1a लिख सकता हूं। फोर्स का फॉर्मूला दैट इज m1a, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। और वेट हमें पता है किसके बराबर है, m1g माइनस टेंशन, और फिर उसके बाद m1g माइनस टेंशन। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा
यहां पर आपने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही आसानी से हमने सिंपली सबसे पहले बॉडी ए पर लगने वाली फोर्सेस को डिस्कस किया और उसके बाद फिर ये देखा कि कौन सी फोर्स किससे ग्रेटर है, उसके अकॉर्डिंगली मैथमेटिकली ये रिलेशन बना लिया जिसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, वरना वीडियो की शक्ल में है ये लेक्चर, आप चाहें तो उसे पॉज कर सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, व्हाटएवर, बट ये है कि स्क्रीनशॉट फिर भी ले लें। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बॉडी बी पर कि बॉडी बी पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। कि ये बॉडी बी जिसका मास m2 है, इसका वेट कहां पर होगा? हमेशा से याद रखो, वेट की डायरेक्शन कहां होती है? डायरेक्टली डाउनवर्ड। ठीक है, डायरेक्टली डाउनवर्ड। तो यहां पर जो इस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला वेट होगा उसकी डायरेक्शन भी कहां होगी? डाउनवर्ड होगी। और इसका फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? बॉडी बी जिसका मास m2 है तो वेट 2 के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि भाई इसे ऐसे कर लेते हैं कि m2 पर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इन दोनों के प्रोडक्ट की वजह से इस बॉडी का वेट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज W2। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब इस वेट को बैलेंस कौन सी फोर्स करेगी? सिंपल, आसान। तो इसका मतलब यह हुआ, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई बॉडी मौजूद है या हॉरिजॉन्टल टेबल पर कोई बॉडी मौजूद है और देयर इज नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस और वर्टिकली, आपने देखा ये बॉडी अपनी ही जगह पर मौजूद है, इस तरह से तो वाइब्रेट नहीं कर रही ना, या ऊपर या नीचे तो नहीं जा रही, इसका मतलब अपने सरफेस पर मौजूद है। तो इस बॉडी के वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? इस बॉडी के वेट को इस टेबल पर जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस होने वाली फोर्स होगी जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं कि इसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फोर्स क्या कहलाती है? ये फोर्स कहलाती है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमेशा से याद रखो, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है हमेशा से उस बॉडी के ऑपोजिटली प्रोड्यूस होता है, या हमेशा से कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर कोई बॉडी रखी हुई है, तो इसका मतलब वो बॉडी अपनी ही जगह पर रखी है, ये टेबल टूट तो नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? ये टेबल बॉडी के वेट को बर्दाश्त कर पा रहा है। तो ये बर्दाश्त ही है जो सरफेस बॉडी के वेट के अगेंस्ट लगा रहा है। ठीक है, वेट नीचे और उसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। चलिए सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अगर ये टेबल जिस पर बॉडी मौजूद है थोड़ा सा इंक्लाइंड होता ऐसे, और ये बॉडी कहीं यहां पर इस तरह से रखी हुई होती, तो अब भी जैसे कि आप सोच रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी का वेट तो हमेशा से डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है, तो यहां पर भी बॉडी का वेट जो होगा वो बिल्कुल डाउनवर्ड होगा। और होगा, मैं अपनी बात पे अटल हूं कि बॉडी का वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा। अब इस वेट को बैलेंस कौन करेगा? यहां पर केस डिफरेंट हो जाएगा। हमेशा से याद रखो, बताने का मकसद यह है कि वो सिनेरियो मैंने इसलिए निकाला क्योंकि हम आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन को मैं काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट यहां पर थोड़ा सा समझ लो कि हमेशा याद रखो, जो बॉडी अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मौजूद है, ठीक है, तो वो याद रखो कि बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, जो सरफेस इस बॉडी के वेट के अगेंस्ट लगाता है, वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। वो सरफेस के, तो सरफेस हमें पता है इस तरह से है, यानी इस तरह से, तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? रिएक्शन होगा। यहां पर भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो क्या इस केस में आपको लग रहा है बॉडी का वेट, ये रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि यार रिएक्शन की डायरेक्शन तो कुछ इस तरह से है ना, रिएक्शन की डायरेक्शन तो यहां पर कुछ इस तरह से, हाँ यहां पर एक दूसरे को बैलेंस कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास स्मूथ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इंक्लाइंड नहीं है, किसी एंगल पर नहीं है। ये देखो, ये कुछ एंगल बना रहा है ना फ्रॉम द सरफेस, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है यहां पर, ये किसी एंगल पर मौजूद है, लेकिन ये एकदम 0 डिग्री एंगल पर मौजूद है, एकदम स्ट्रेट है। आगे जाके हम इस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर ये याद रखो हमेशा से रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर एक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे क्या? बॉडी के वेट को रिजॉल्व कर देंगे उसके कंपोनेंट्स के अंदर। अब क्या है, स्केलर्स एंड वेक्टर का चैप्टर आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा,
ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोग जहाँ जहाँ जिस इंस्टीट्यूट्स के साथ मुंसलिक हैं, जहाँ से अपनी स्टडीज़ को लेकर चल रहे हैं, वहाँ पर अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इस चैनल बिगिन दैन पर जैसे कि आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया है कि पूरा सिलेबस हम करवाने वाले हैं तो करवाएंगे। और मुझे आप सब लोगों की हमेशा से सपोर्ट रही है, आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ इस चैनल पर मौजूद जितने भी सातिज़ा जो कि इंतहाई एक्सपीरियंस हैं, जो आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि फ्री एजुकेशन मुहैया की जा सके। ठीक है, लोग कम पैसों में स्टडी देने की बात करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें इस फॉरम से। ठीक है, तो बिगिन दैन आप लोगों के साथ मौजूद है, हमेशा से रहेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि इसके बाद क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो, जो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो हम उस टॉपिक को ही उठाएंगे। ठीक है, पहले चलिए अब देखें, इस बॉडी के साथ भी ये स्ट्रिंग कनेक्ट हुई हुई है। इसका मतलब स्ट्रिंग में, रस्सी में बर्दाश्त प्रोड्यूस होता है, टेंशन प्रोड्यूस होता है। उस टेंशन की डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग की डायरेक्शन पर ही टेंशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि टेंशन रस्सी में ही प्रोड्यूस हो सकता है, और वो भी उस रस्सी में जो किसी मास के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो यहां पर कितनी फोर्सेस हैं? बॉडी का वेट, जो कि बॉडी बी का जो वेट है वो डाउनवर्ड है, और रिएक्शन इस बॉडी के वेट के अगेंस्ट, जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन है वो इस बॉडी के वेट के अगेंस्ट दूसरी फोर्स, तीसरा इस रस्सी में प्रोड्यूस होने वाला है ये टेंशन। तो 3 फोर्सेस हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं बॉडी बी पर प्रोड्यूस होने वाली फोर्सेस को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, जो मैंने आपको यहां डायग्राम में वाजे तौर पे फोर्सेस इन व्हाट डायरेक्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो बता तो दी, यहां मेंशन भी कर लेते हैं कि देयर आर 3 फोर्सेस, देयर आर 3 फोर्सेस। ठीक हो गया, देयर आर 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस हैं। एक है बॉडी का वेट, नंबर 1 बॉडी का वेट है हमारे पास, दैट इज W2 इज इक्वल टू M2G, जिसकी डायरेक्शन डायरेक्टली डाउनवर्ड है, एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक हो गया। चलिए दूसरी फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, जो इस बॉडी के वेट को बैलेंस कर रहा है। दूसरी फोर्स में लिख रहा हूं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा पूरा लिखता हूं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और उसे हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रहा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन R प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट। वेट के ऑपोजिट प्रोड्यूस हो रहा है, इस वेट के ऑपोजिट प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा, इसकी डायरेक्शन इन सिंपल क्या होगी? अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड। चलिए यहां तक जल्दी से राइट डाउन कर लें। ओके, स्क्रीनशॉट लें। ओके, अब तीसरी फोर्स क्या होगी? तीसरी फोर्स हमें पता है यार, इस रस्सी में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन, दैट इज टेंशन T टूवर्ड्स पुली। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? पुली की जानिब है, पुली की जानिब है, टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स पुली भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब चलें आगे बढ़ते हैं। एज बॉडी बी एक्सपीरियंस नो फोर्स, ऐसा है। देखें अब यहां जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार यूं होता है वाई एक्सिस और यूं होता है एक्स एक्सिस, राइट। तो हम अलोंग वाई एक्सिस की बात करें या वर्टिकल मोशन की बात करें तो ये बॉडी अपनी ही जगह पर मौजूद है, किसी किस्म की कोई मूवमेंट या हरकत नहीं दिख रही आपको बॉडी बी के अंदर। तो हम लिख सकते हैं एज बॉडी बी एक्सपीरियंस नो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। एज बॉडी बी एक्सपीरियंस नो मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग किसी किस्म की कोई हरकत इस बॉडी बी पर हमें होते हुए नहीं दिख रही। इसका मतलब बॉडी बी का जो वेट दैट इज W2, ये इस नॉर्मल रिएक्शन
को बैलेंस भी कर रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन पर एक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेंगे, कैंसल आउट कर लेंगे। तो हमने यहां पर लिख दिया कि देयरफॉर बोथ विल कैंसल देयर इफेक्ट्स। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लेंगे, कैंसल आउट कर लेंगे। इस रस्सी, क्योंकि हमें पता बॉडी बी के साथ अटैच है और जो खिंचाव टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है रस्सी के अंदर, तो वो है टेंशन। तो यहां पर टेंशन बैलेंस कर रहा है किसे, नेट फोर्स को। यस, याद रखो बेटा कि याद रखो हमेशा से इस टेंशन को बैलेंस करने वाली क्या फोर्स होगी, नेट फोर्स होगी। ठीक है, कि अब टेंशन जो है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है फोर्स है, बॉडी 2 है, क्योंकि बॉडी बी का मास m2 है तो F2 से रिप्रेजेंट हो गया। और टेंशन हमें पता है किसके बराबर हो जाएगा, m2a के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर गौर करो जरा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशंस आ गई। जैसे केस नंबर 1 में बॉडी ए के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन 1 निकाली थी, बॉडी बी को के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन 2 निकाली। यहां पर भी ऐसे ही किया। बस अब यहां से अब आगे जो है वो आपने टेंशन और एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज को ड्राइव करना होता है। तो कैसे ड्राइव करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ जितना स्पेस है उसमें हम सबसे पहले एक्सेलरेशन कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद टेंशन के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस रिक्वायर्ड करूँगा और फिर हम टेंशन को भी ड्राइव कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आप अपने पास रजिस्टर और पेन अपने साथ रखा करो, ताकि आप लोग सही वे में समझने के बाद उसे अपने पास लिख सको। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक लगेगा ऐसे कि आ रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा होगा, लिखा नहीं तो समझा नहीं। ठीक है, हमारे एक टीचर थे जो हमें बताते थे कि जब तक खुद नहीं लिखा तो समझ लो समझा नहीं, समझ में आ रहा है बट लिखा नहीं तो बेकार है। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे मैं बताता चला जा रहा हूं इसे आप लोग लिखते रहो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके ले लो जल्दी से, डन। चलो अब आगे चलते हैं। पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं फॉर एक्सेलरेशन की। ठीक है, पहले हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। तो ये आ गई आपके पास एक्सेलरेशन की हेडिंग। एक्सेलरेशन के लिए केस नंबर 1 में जैसे किया था वही काम करेंगे। ठीक है, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सुन रहे हैं केस नंबर 1 में जो किया था, तो परेशान ना हो, वीडियोस मौजूद हैं, प्लेलिस्ट पे जाएं, फर्स्ट ईयर 11th फिजिक्स लिखें, बिगिन दैन के चैनल पर 11th फिजिक्स लिखेंगे, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी और वहाँ पर आपको इन सीक्वेंस मिल जाएगी केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 को लाजमी देखें। केस नंबर 1 देखा, देन फिर उसके बाद बॉडी ए तक तो बिल्कुल सेम दिखेगा आपको, बॉडी बी में चेंजेस आ रही हैं क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, तो उसके बाद ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। एक्सेलरेशन ड्राइव करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन टी पर ज़रा गौर कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम एक्सेलरेशन करेंगे तो टेंशन को ख़त्म करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस में से टी को ख़त्म करना है। टी का यहाँ पर साइन आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पर साइन आपको प्लस दिख रहा है। तो मैथमेटिकली जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती उनकी फिजिक्स कभी भी अच्छी नहीं होती, तो मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग कर लें साथ साथ कि मैथ्स अच्छी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये याद रखो कि जब आपके पास डिफरेंट साइन होते हैं, जैसे हमें पता है अगर हमें साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना होता था, वहाँ पर हम x को निकालने के लिए y को ख़त्म करते थे और y को निकालने के लिए x को ख़त्म करते थे। तो यहाँ पर मुझे a को निकालने के लिए टेंशन को ख़त्म करना है। कैसे करूँगा, दोनों के ऑपोजिट साइन है, एक का माइनस है दूसरे का प्लस है, ऐड करवा दूँ, ऐड करवाएंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐड करवाएंगे। तो आप यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करवा देते हैं। ऐड करवाने पे हमें क्या मिलेगा, पहले इक्वेशन नंबर 1 उतार लीजिए ज़रा। इक्वेशन 1 क्या लिखी हुई है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ठीक है, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ओके, अब इक्वेशन 2 ज़रा उतार लीजिए, टेंशन इज इक्वल टू m2a। ऐड करवाना था, ऐड करवाने का मतलब ये प्लस का टी और माइनस का टी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, m1g बचेगा और यहाँ पर ऊपर पहले हमारे पास m1a मौजूद है, हमें ऐड करवाना है किसके साथ, m2a के साथ। इन दोनों में से ज़रा गौर कीजिए, एक्सेलरेशन दोनों में दिख रहा है तो एक्सेलरेशन निकाल लें, अलग कर दें, दोनों में से कॉमन ले लिया।
क्या बचेगा, m1 बचेगा प्लस m2 बचेगा। यहाँ पर m1g एज इट इज। एक्सेलरेशन निकालना है, जिस चीज़ को निकालना होता है उसके साथ जो कुछ मौजूद है उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं या उसे अकेला कर देते हैं। तो आपने क्या किया, a को यहीं पर छोड़ दिया, ये पूरा m1 प्लस m2 इस a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी तरफ जाके इस m1g के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 आपके पास किसके बराबर आ गया, m1g के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ चुका है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर आई, m1g इज अपॉन m1 प्लस m2। चलें जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब मैं थोड़ा सा बोर्ड रब करता हूँ और यहाँ पर हम रब कर लेते हैं यहाँ से, ये काफ़ी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, हम यहाँ से रब कर लेते हैं और मैं टेंशन आपको यहाँ करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होती भी है इस डेरिवेशन में तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन है हमारे और आपके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए, डिस्कस कीजिएगा इंशाल्लाह। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो हम बैठे हैं इंशाल्लाह और ज़रूर सॉल्व करेंगे। जो कुछ हमें आता है वो ज़रूर आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब आप जल्दी से मैं इस लाइन को सीधा कर लेता हूँ और यहाँ पर ये एडिंग वाला पार्ट भी मिट गया तो इसको लिख लेते हैं। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं टेंशन। तो मैंने लिख लिया फॉर टेंशन। ठीक है, हम टेंशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। अब टेंशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, नथिंग ऐसा जितना मुश्किल नहीं है। गौर करो ज़रा, जो ए आपके पास आया है, इस ए को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, जैसे ही हमारे पास x आ जाता था साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करने पे, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सब्सटीट्यूट करवा के वहां से y निकाल सकते थे। इसी तरह हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया है, दोनों इक्वेशन को ऐड करवाने पे इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में डालें या इक्वेशन 2 में डालें, तो वहां से आपके पास टेंशन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब एग्जैक्टली आसान रास्ता चूज करना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन 2 आपको बहुत छोटी सी दिख रही है, तो यहां पर मैं ए की जगह पर डाल देता हूं ए का फॉर्मूला जो हमने निकाला। तो लिख लेते हैं यहां पर पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पर मैं ऐड कर रहा हूं, यानी इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करा रहा हूं ए की वैल्यू को। इक्वेशन 2 को कैसे लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू m2। अब a की जगह पर यहां पर आप लिखोगे ये, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखो m1g अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अब क्या लगता है, ये m2 इस m1g के साथ ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, करा दें तो टेंशन का फॉर्मूला पूरा एक्चुअली सही हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 या 3 2 एक ही बात है। अरेंज करके लिखते हैं, m1 पहले लिख देते हैं, m2 उसके बाद लिख रहे हैं, और फिर साथ में ग्रेविटी और डिवाइड हो रहा है m1 प्लस m2 के साथ। तो यहाँ पर ये टेंशन का फॉर्मूला भी आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया। उम्मीद है आप लोगों को केस नंबर 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मुझसे डिस्कस कीजिएगा इंशाल्लाह। बिगिन दैन पर मौजूद जितने भी असातिज़ा हैं वो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगी एज सून एज पॉसिबल आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए जी, इस उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त कि हम दोबारा मिलने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एक नए टॉपिक को लेकर, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से होगा। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।